कार्यक्रम में उपस्थित विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष मान्यवर रामकृष्ण राव जी, भिन्न भिन्न दायित्व का निर्वहन करने वाले और क्षेत्रों में दायित्व संभालने वाले ऐसे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को फिर एक बार मेरा नमस्कार। आज एक विशेष परिस्थिति में हम सब लोग एक साधन के माध्यम से मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष मिलने का आनंद अलग रहता है और इस प्रकार के माध्यम से मिलने में हम कभी कोई संतुष्ट तो नहीं होते, परंतु थोड़ा एक संतोष हो जाता है कि सबको हमने एक बार हम देख सके। इसलिए इस कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा औपचारिक थोड़ा अनौपचारिक इस प्रकार का रहेगा। मेरे मन में विचार आया कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले लोग हो और इसलिए आपको और कुछ नई बात बताना न इसकी आवश्यकता है, न मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वो संभव है। इसलिए मैं कुछ नई बात तो आपके सामने रखने नहीं जा रहा हूं। आप जिस माध्यम से इस प्रकार के काम में है वो विद्या भारती के द्वारा विद्या भारती के संदर्भ में कई प्रकार के शैक्षिक विषयों का चिंतन आप हमेशा ही करते होंगे। मैं केवल आज के इस अवसर का समय का उपयोग करते हुए एक प्रकट चिंतन कहिए, एक लाउड थिंकिंग कहिए। थिंकिंग में नया नहीं होता है, हम सब जो जानते हैं उसी को हम सुनते हैं, फिर एक बार स्मरण करते हैं और इसलिए एक सीमित समय के अंदर और आप सबके मन में ही आने वाले विचारों को मैं प्रकट रूप से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि आज एक अद्भुत संकट से हम गुजर रहे हैं। इस समूह में बैठे हुए हम सब लोगों के लिए एक नए प्रकार का अनुभव यह है। संकट है, शत्रु है, अदृश्य है। जब कभी दृश्य शत्रु सामने रहता है तो संघर्ष करना आसान रहता है, परंतु जब अदृश्य शक्तियां रहती है तब थोड़ी कठिनाई आती है और इसलिए यह इस पीढ़ी के लिए हम सबके लिए एक भिन्न प्रकार का अनुभव हम सब लोग ले रहे हैं। और आज के संकट की दूसरी एक बात ध्यान में आती है कि ये एक समूह के खिलाफ दूसरा समूह, ऐसा तो नहीं है। एक देश और दूसरा देश, ऐसा नहीं है। सारा विश्व एक तरफ है और अदृश्य शक्ति एक तरफ है। इसलिए ये संकट किसी भूप्रदेश का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं, किसी देश का नहीं, तो सारा विश्व इस संकट को अनुभव कर रहा है। और इस संदर्भ में जब हम थोड़ा विचार करते हैं, आज जब मैं कुछ कह रहा हूं तो मेरे मन में आज की परिस्थिति का मेरे बोलने पर, मेरे विचार रखने पर उसका भी थोड़ा प्रभाव है। इस सारी अवस्था में जब हम विश्व के संदर्भ में जब हम भारत को देखते हैं तो दुनिया के अलग अलग
देशों ने उसको अलग अलग ढंग से इस संकट के बारे में कुछ सोचा, कुछ किया। परंतु जब हम देखते हैं कि भारत के अंदर हमारी मतलब हम जिस विचारधारा से जुड़े हुए ऐसे हम सब लोगों की भूमिका इस संकट काल में कैसी रही है, एक अद्भुत अनुभव हम सब लोगों ने लिया है। इसका वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन भी है, क्योंकि यह संकट कोई इसका सामना करने के लिए कोई योजनाबद्ध किया जाता ऐसा नहीं। इसलिए अपने स्थान स्थान के कार्यकर्ताओं ने सारी आवश्यकता और परिस्थिति को समझकर अपनी सारी क्षमताओं को इस समाधान की दिशा में एक बड़ा बृहद प्रयास अपने देश भर के कार्यकर्ताओं ने किया है। एक जब कभी इन घटनाओं का इतिहास लिखा जाएगा तो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने हितचिंतकों के द्वारा, अपने सहयोगियों के द्वारा इस कालखंड में जो व्यवहार हुआ है वो एक अद्भुत और सारे विश्व के लिए भी एक मार्गदर्शक रहा है। जो काम अपने लोगों ने भारत में किया, भारत के बाहर किसी भी देश में इस प्रकार का सामान्य लोगों का व्यवहार नहीं रहा। और मैं जब ये कहता हूं तो केवल हम लोग नहीं, तो भारत के एक सामाजिक, धार्मिक सब प्रकार की व्यवस्थाओं ने अपने इस समाज के प्रति अपने कर्तव्य का परिचय बहुत अद्भुत ढंग से दुनिया को कराया है। जिस प्रकार से लोगों की सहायता के लिए दौड़ पड़े, एक व्यवस्था होती है, एक भावना होती है। शायद दुनिया के अन्य देशों में व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ होगा, परंतु भारत में अपने द्वारा और भारत में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की जो समाज को साथ में लेकर चलने वाली जो व्यवस्था है, उनका बहुत भिन्न प्रकार का योगदान, भूमिका रही है। सब प्रकार के मंदिर, गुरुद्वारे, जाति संस्थाएं, जाति बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, सब प्रकार के लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस संकट से जूझने के लिए अपने अपने ढंग से प्रयत्नशील रहे। ये दृश्य भारत के अलावा और कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। तो ये अपनी एक पहचान, अपना एक परिचय सारे विश्व को इस निमित्त से बहुत हुआ है। यह इस संकट के कालखंड में साधनों का अभाव रहा होगा। मतलब अभी भी इस संकट से बचने के लिए जो एक शोध कार्य करने वाले लगे हुए हैं, पर अभी किसी प्रकार की दवा उनको उपलब्ध नहीं हुई है। कोशिश चल रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्दी उसमें से कुछ समाधान निकलेगा। एक बहुत ही अनिश्चितता का वातावरण हम आज अनुभव कर रहे हैं। अभी मैं तो गत 2-3 महीनों से अनुभव कर रहा हूं कि हम कुछ तय करते हैं और तय किया हुआ हम कर नहीं पाते। कुछ नई नियमावली आती है, कुछ नई व्यवस्थाएं खड़ी होती है, कुछ पुरानी व्यवस्थाएं बंद हो जाती है, और इसलिए सब प्रकार से चिंतन करते हुए योजना बनाने के बाद भी उसके क्रियान्वयन में बहुत ही समस्याएं, और इसलिए एक अनिश्चितता का वातावरण आज समाज में सब दूर दिखाई देता है। ये केवल अपने बारे में नहीं, तो जो काम करने वाले, रोजगार करने वाले, नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले, सभी एक सामान्य जन से लेकर ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों तक, इस देश के नेतृत्व तक, सभी एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। यह इस कालखंड की हम सबके ध्यान में आई हुई बात है। जैसी एक अनिश्चितता है, वैसे भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां भी इस कालखंड में हम सबके सामने खड़ी हुई।
चुनौतियों का जब विचार करते हैं तो हम सबको अपने परंपरागत जीवन शैली से हटकर व्यवहार करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर मिलना जुलना, एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर काम करना, परंतु एक दूरी रखने की बात हुई और पहले तो सब लोगों ने इसको सामाजिक दूरी बताया, पर सामाजिक दूरी ये कभी भी अपने यहाँ पर हो नहीं सकती और इसलिए आगे चलकर यह भौतिक दूरी पर आ गया शब्दावली। वास्तव में भारत के हम जैसे लोगों को दूरी स्वीकार नहीं है, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो। परंतु आज एक भौतिक दृष्टि से दूरी का पालन करना पड़ रहा है। हम तो समूह के बीच जाने वाले, समूह के बीच बैठने वाले, भीड़ में आने वाले, उसमें आनंद मानने वाले यहाँ के लोग हैं। भारत में कभी भी भीड़ में, परंतु कभी कभी संकट भी अवसर के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। सादगी भरा जीवन जीने का अभ्यास भी होना चाहिए और आज हम भारत के लोग तो निश्चित रूप से इस सादगी का भी अनुभव हम सब लोग कर रहे हैं। एक बात और ध्यान में आती है, एक अनुशासन का भाव है। देखिए, दुनिया में किसी की भी हिम्मत लॉकडाउन करने की हिम्मत नहीं हुई और जिन्होंने किया वो सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर सके। परंतु हम भारत का जब दृश्य देखते हैं तो इतना एक आनंद होता है कि जो भी एक प्रकार के जो सूचनाएं तय की गई, व्यवहार के बारे में जो बताया गया, कि बिना किसी भय के आधार पर केवल अपने सरकार का निर्णय है, ये अपने लिए है और ऐसा सोचकर मैं समझता हूं कि इतना बड़ी मात्रा में लोगों ने अनुशासन का पालन इस लॉकडाउन के कालखंड में किया है, यह भी एक अद्भुत बात है। और इसलिए जो अध्ययन करने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि इस प्रकार के संयमित अनुशासित लोग जिस देश के अंदर होते हैं उस देश का संकट बड़े आसानी से संकट से पार हो सकते हैं। ये भी हमने एक अपना परिचय सारे विश्व को दिया है, क्योंकि जिस प्रकार के संख्यात्मक वृत्त आ रहा है, उस संख्यात्मक वृत्त को जब हम देखते हैं तो भारत इस प्रकार के सारी तुलना में हम बहुत सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं, बहुत सुरक्षित अनुभव। यहाँ का मृत्यु दर कम है, यहाँ के ठीक होने का प्रमाण भी अच्छा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इस सारे संकट को भी हमने अपने लोगों ने कंधे से कंधा लगाकर मिलकर इस संकट के सामने खड़े हुए एक भिन्न प्रकार के भारत का परिचय केवल विश्व को नहीं तो हम सबको भी हो रहा है कि समाज अगर एक बार सोच लेता है तो सब प्रकार की बातों का पालन कर सकता है। इसका दर्शन आज के इस कालखंड में हुआ। इसलिए मैंने कहा कि इस संकट में भी कुछ प्रेरणा देने वाली कुछ अच्छी बातें हम सब लोगों के अनुभव में आ रही है। अब दुर्भाग्य रहता है, इसी कालखंड में तूफान भी आ गए, इसी कालखंड में चीन ने भी अपना एक विस्तारवाद का चेहरा फिर एक बार हम सबके सामने रखा। तूफान का संकट इतना आसान तो नहीं था, परंतु उसमें से भी हम बड़े शांति के साथ, संयम के साथ लोगों ने उस संकट को भी झेला है। लेकिन चीन के द्वारा किया गया सीमा पर, लद्दाख की सीमा पर जो कुछ उसकी गतिविधि हुई, उसके कारण एक आज हम अनुभव कर रहे हैं कि सारे देश में जो हृदय में स्थापित जो देशभक्ति का भाव है वो एक बार फिर प्रकट होता हुआ आज हमको दिखाई देता है। जिस प्रकार का भारत के अंदर चीन के विरोध में एक वातावरण जो बन रहा है, एक सामान्य से सामान्य बालक
इसके प्रति जागरूक होता हुआ दिखाई देता है, बड़े बड़े लोग जागरूक होते हुए दिखाई देते हैं, और हम किसी प्रकार से भी और चीन के इन सब बातों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतना एक सहज इस घटना के कारण देश का, जन सामान्य का, नीति निर्धारकों का, राज्य शासन चलाने वालों का जो मानस है, वो मानस देशभक्ति से प्रेरित होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। आज मैं समझता हूं कि इसके दूरगामी परिणाम चीन को भुगतने पड़ेंगे। आखिर 130 करोड़ का देश है, छोटा मोटा देश नहीं। इतनी बड़ी संख्या वाला देश अगर कुछ सोच लेता है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो भारत के इस शक्ति के सामने टिक पाई। अब हम सबके सामने चुनौती जरूर है कि ये भाव आज किसी प्रसंगों के कारण प्रकट हुआ है। हम सबका चिंतन तो हमेशा रहता है कि यह हम सबका एक स्थायी भाव बने, स्थायी चिंतन बने, इस व्यवहार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्थायी रहे, और इसलिए ये स्थायी बनाने का आह्वान आज हम सबके सामने है। बड़ी अच्छी बात हुई, आत्मनिर्भर की बात कही गई। भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और भारत का ये सामर्थ्य है। हम कब तक दूसरों के बैसाखियों को लेकर चलेंगे? इसलिए मैंने कहा कि संकट के कालखंड में भी एक अवसर हम सबको मिला है। इस अवसर में दुनिया के सामने हम फिर एक बार अपने देशभक्ति और अपनी कर्तव्य निष्ठा को जगाते हुए और दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहेंगे। हम चाहेंगे, यही चाहेंगे कि दुनिया के सारे देश अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। दुनिया के अन्य शक्तियों पर निर्भर होकर चलना ये गुलामी की मानसिकता का परिचायक है। हम स्वतंत्र रूप से हम खड़े हो सकते हैं। यह भी एक चुनौती हम सबके सामने अवश्य है, और मैं मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चिंतन के स्तर पर, व्यवहारों के स्तर पर अब चलना हमने प्रारंभ किया है। हम सब संस्थाओं की भूमिका रहती है, ये जो बदला हुआ एक वातावरण है उसको बनाए रखना, उसको अधिक व्यवहारिक बनाना, और इसके आधार पर फिर एक बार विश्व के अंदर भारत अपनी एक अलग प्रकार की प्रतिभा लेकर खड़ा रहे। इसी में हम सबकी प्रतिष्ठा है, ऐसा एक मुझे लगता है। एक बहुत बड़ा दर्शन इस कालखंड में हम सबको हुआ। मैं संघ के कई प्रकार के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना होता है, बात होती है। इस सारे कालखंड में ये शाखाएं लगना प्रारंभ हुई। जो संघ केवल संघ स्थान तक सीमित था, उसका एक अंश परिवारों में अलग अलग प्रकार के निमित्त से पहुंचा था, परंतु इस शाखा के माध्यम से घर में पूरा संघ सब प्रकार से घर में पहुंच गया, ऐसा ध्यान में आता है। इसलिए मैं कहा कि इसका भी अवसर हम सबको मिला है, और इस कालखंड में जो परिवारों में कार्यक्रम होते गए, परिवारों ने इन सब प्रकार की बातों को सुना, स्वीकार किया। अभी मैं एक कुटुंब प्रबोधन के गतिविधि के द्वारा जो एक प्रयोग हुआ, वो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है। उस दिन सारे भारत के अपने कुटुंब प्रबोधन की योजना से घर घर में योग दिन को लेकर एक कुछ कार्यक्रम दिया था। मैं केवल एक प्रांत का वृत्त मैंने सुना है, अभी तो देश भर का वृत्त आएगा, परंतु जम्मू जैसे प्रांत में इस योग दिन के दिन, और योग दिन का विषय केवल आसन प्राणायाम करना नहीं लिखा था, तो बात रखी गई कि इस निमित्त से घर में योग का जो प्रारंभ है उस यम नियम से पालन करेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में करणीय अकरणीय इन बातों को एक स्मरण करेंगे। इस प्रकार का मुख्य उद्देश्य उसमें रखा, और जम्मू जैसे प्रांत में 14,000 से लगभग इतने लोग उसमें सम्मिलित हुए।
हजारों परिवारों में कार्यक्रम हुए। देश भर का जब हम विचार करेंगे तो मेरा अनुमान है कि कई लाखों की संख्या में उस दिन लोगों ने इस विषय को समझने का प्रयास किया। तो एक परिवारों में परिवर्तन की प्रक्रिया जो सुना है उसको स्वीकार करने की प्रक्रिया इस सारे कालखंड में प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है। हम सब लोग एक सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाले लोग हैं और मैं समझता हूं कि सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभ का प्रथम चरण अगर कुछ है तो वो परिवार है। वहां से ही तो एक सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है। हम अनुभव करते हैं कि व्यक्ति की जो जीवन की यात्रा है वो वयम से अहम की ओर, अहम से वयम की ओर, मैं से हम की ओर, उसकी जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो परिवार से ही होता है। आत्म केंद्रितता से व्यक्ति बाहर आता है, अपने रिश्तेदारों को समझता है, अपने परिवार के लोगों को समझता है और अपने परिवार के लिए अपनी छोटी मोटी बातों के हितों के साथ समझौता करना सीख जाता है। एक श्रेष्ठ संस्कार उसको अहम से वयम की ओर ले जाने वाला जहां मिलता है वो एक परिवार इकाई है। ठीक है, उसकी आगे की यात्रा थोड़ी और अधिक गतिमान होनी चाहिए, लेकिन प्रारंभ वो है और इसलिए अपना सब प्रकार से प्रयास हमेशा रहा कि कुटुंब परिवार यह एक सब प्रकार से व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करने वाला बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में भी इसका अनुभव लिया और लोगों ने इसको बहुत मन से स्वीकार किया। फिर मैं एक बार कहूंगा, ऐसे जो परिवर्तन के अनुभव आ रहे हैं उसको स्थायी बनाना ये हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है। आज वातावरण बना, लोगों ने स्वीकार किया, इसके लाभ की अनुभूति ली, इसके आनंद को अनुभव लिया है और इसलिए एक थोड़ी सब प्रकार से समग्रता से अगर हम कोशिश करेंगे तो यह एक बदला हुआ जो दृश्य है वो स्थायी बनना बहुत कठिन बात है। ऐसा आत्मनिर्भरता की जब बात आती है तो स्वाभाविक रूप से इसके 3 सूत्र ही है। हम स्वाभिमानी बनेंगे, हम स्वावलंबी बनेंगे और हम संपन्न भी बनेंगे। जब इस देश के अंदर इस प्रकार का भाव जागृत होगा कि हमारा क्या है, हम औरों की नकल कब तक करेंगे, औरों के गुणगान हम कब तक गाएंगे, तो एक अवसर है कि एक स्वाभिमान के साथ यहाँ का शहरों में रहने वाला, ग्राम में रहने वाला, पढ़ा लिखा अनपढ़ संपन्न परिवार से आया हुआ, निर्धन परिवार से आया हुआ, एक स्वाभिमान के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उसकी जो भिक्षा वृत्ति है वो समाप्त होनी चाहिए और मैं स्वावलंबी हूं। ठीक है, हम भारत में कभी भी, भारत में नहीं, मैं तो संपूर्ण मनुष्य जाति के बारे में हम कहेंगे कि 100% स्वावलंबी कोई होता नहीं है। उसको किसी न किसी पर कुछ बातों के लिए अवलंबित रहना ही पड़ता है। इसलिए 100% स्वावलंबन की बात नहीं है, परंतु भारतीय चिंतन ने, भारतीय मनुष्यों ने इसको और अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। तो क्या स्वावलंबन नहीं तो क्या परावलंबन है? तो हमारे यहाँ पर कहा गया हमें 100% स्वावलंबी नहीं तो परंतु परावलंबी भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर शब्द दिया गया हम परस्परावलंबी है और इस परस्परावलंबन के सूत्र पर जीवन चलेगा, परंतु व्यक्ति के मन में मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा, इस प्रकार का विश्वास जब जगेगा तब वो सही दिशा में, स्वावलंबन की दिशा में बढ़ेगा। और तीसरी बात आती है, एक संपन्न समाज भी हमको चाहिए। भूखे पेट होत न गोपाला, भूखे पेट से कोई अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए जीवन की आवश्यक वस्तुओं के
जीवनावश्यक जो जीवन की मूलभूत बातें हैं वो उसको उपलब्ध होनी चाहिए, परंतु उपलब्ध होना एक इच्छा वृत्ति से नहीं, दूसरों पर निर्भर होकर नहीं, तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर हम अपना जीवन संपन्न करेंगे। इस प्रकार का आत्मविश्वास समाज के अंदर जगाने की आवश्यकता है। और इसलिए जब यहाँ के अपने प्रधानमंत्री महोदय ने जब आत्मनिर्भर की बात कही तो मुझे लगा कि आत्मनिर्भर व्यक्ति होगा, आत्मनिर्भर परिवार होगा, आत्मनिर्भर गांव होगा, आत्मनिर्भर राज्य बनेगा, तब आत्मनिर्भर देश बनेगा। और इसलिए इस दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता रहेगी। आज फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि भारत का जो एक आदर्श नमूना है वो विकेंद्रित व्यवस्थाओं का है। विकेंद्रित उद्योग होंगे, विकेंद्रित जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली विकेंद्रित व्यवस्थाएं होंगी। हम कभी भी केंद्रित व्यवस्थाओं के पक्षधर नहीं रहे। और इसलिए मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बात यह एक विकेंद्रित व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए अच्छा एक अवसर है। और इसलिए विकेंद्रित व्यवस्थाएं हो, किसी ने कहा है अगर एक सामान्य अगर नियम बन जाता है कि सारे छात्रों का वेश खादी का बन जाए, एक सामान्य बात मैं कह रहा हूं, तो इस देश का इतने प्रकार का और एक रोजगार भी विकसित होगा और विकेंद्रित व्यवस्थाएं भी खड़ी होगी। एक उदाहरण के लिए मैंने बताया, ऐसे कई बातों पर विचार होगा। कुछ बातें जिला केंद्रित होगी, कुछ राज्य केंद्रित होगी और कुछ देश केंद्रित होगी, और विदेशी शक्तियों के हम चंगुल से बाहर निकलेंगे। अपना देश इस दिशा में चल पड़ना चाहिए। जो बात फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि लोकल के लिए वोकल बनिए। अब ये लोकल की सीमा क्या हो सकती है? कई विषयों में लोकल मतलब देश होगा, कई उत्पादनों के संदर्भ में लोकल यानी प्रांत होगा, राज्य होगा, कई बातों के बारे में जिला भी हो सकता है। और इसलिए लोकल के बारे में अगर कुछ जाना है, ले जाना है, तो इस विकेंद्रित व्यवस्थाओं के संदर्भ में सभी स्तर पर एक सोचने की, विचार करने की आवश्यकता रहेगी। और इसलिए इस दिशा में और जितना अच्छा प्रयत्न होगा उसमें लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, जो कल्पना रखी गई है, उस कल्पना को अगर हम आने वाले 8-10 वर्ष निरंतर इस दिशा में सभी स्तर पर अगर प्रयास होता है तो आत्मनिर्भर भारत बनना ये कोई कठिन बात नहीं है। परंतु इसके लिए एक जनमानस बनाने की आवश्यकता रहेगी, जनमानस बनाने की आवश्यकता। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ पर जो व्यक्ति को सामने रखकर जो बातें होती है उसकी 3-4 बातें हैं जिसमें हमारी भूमिका, हम विद्या भारती के सब कार्यकर्ता हैं, हमारी भूमिका इस संदर्भ में बहुत प्रभावी रूप से हो सकती है। उसका पहला सूत्र है व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता है। शुद्धता ये केवल बाह्य पर्याप्त नहीं है, इसलिए अपने यहाँ पर शब्द प्रयोग हम लोग करते आए, शुद्ध होना चाहिए। बाह्य शुद्धता बहुत आसान है, आंतरिक शुद्धता बिना किसी प्रबोधन के, बिना किसी जागरण के, बिना किसी मार्गदर्शन के होना संभव नहीं है। उसके लिए उसका भी संकल्प हो। और केवल इतना ही नहीं, तो आंतरिक शुद्धता के लिए एक वातावरण की भी आवश्यकता रहती है। वो घर में होगा, वो विद्यालय में होगा, वो समाज जीवन में भी होगा। और इसलिए शुद्धता को केंद्र में रखकर हमें व्यक्तियों के संदर्भ में एक सोचने की आवश्यकता है। जैसा शुद्धता का विषय है वैसे ही एक प्रतिबद्धता का आता है, एक वैचारिक प्रतिबद्धता जीवन में आनी चाहिए। अगर देश को आगे जाना है तो एक सिद्धांतिक हमारी पक्ष है,
चिंतन है, उस चिंतन के प्रति ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ प्रतिबद्धता, कमिटमेंट कहते हैं, वो कमिटमेंट भी व्यक्ति के जीवन में आनी चाहिए। मैं किसी प्रकार के भी परिस्थिति में इसके साथ में समझौता नहीं करूंगा, ऐसे अनकॉम्प्रोमाइजिंग लोग खड़े करना है। और इसलिए एक जीवन की शुद्धता के साथ एक वैचारिक प्रतिबद्धता चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो और महत्वपूर्ण है, वो है अपने समाज में एक सक्रियता बनाना। इसको भी आज सिखाने की आवश्यकता है। हिंदू समाज का जो प्रश्न है, जो हम सबके सामने एक चुनौती है, वो चुनौती अच्छे लोगों की निष्क्रियता, यही हम सबके सामने संकट है। सज्जन लोग निष्क्रिय होते हैं। तो कई लोगों ने अलग अलग शब्दों में इसका वर्णन किया है। दुर्जनों की शक्ति अपने आप सक्रिय रहती है, परंतु सज्जन लोग तो हम किसी के झंझट में जाए, अपना ठीक है, अपना परिवार ठीक है, अपना घर ठीक है, अपना व्यवसाय ठीक है, बाकी दुनिया से मुझे क्या लेना देना है। इससे समाज को बाहर लाना है। और सक्रियता, अगर सज्जनों की सक्रियता बढ़ती है तो वो निर्दोष बनने की संभावना है। स्वार्थी लोगों की सक्रियता, दुर्जनों की सक्रियता ये समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक होती है। सज्जनों की सक्रियता देश के लिए हितकारक होती है। और इसलिए यह एक सक्रिय जीवन, और वो सक्रिय भी कैसा होगा, तो अपने हमेशा कहते आए हैं कि निस्वार्थ हो, प्रामाणिकता से हो और अपने सब प्रकार के शक्तियों का पूर्ण उपयोग करते हुए हमको सक्रिय होना है। अब ये तीन बातें जो है, शुद्धता, प्रतिबद्धता और सक्रियता, ये बिना संस्कारों की संभव है। और इसलिए हमारी जो संस्कार प्रणाली है, संस्कार देने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जितनी सशक्त होगी, संस्कार देने की प्रक्रिया जितनी विचार केंद्रित होगी, योजनाबद्ध होगी, तो इसके परिणाम हम सबको अच्छे मिल सकते हैं। और इसलिए हम विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाते निश्चित रूप से हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारी भूमिका का इन तीनों विषयों को लेकर बहुत महत्व है। इसको हम कर सकते हैं, ऐसा अपना सबका सामर्थ्य है। आज तक हम ये करते भी आए हैं, आपके लिए नई बात नहीं। और अगर उसमें कुछ कमी आई होगी तो उस कमियों को दूर करना है, अधिक विचारपूर्वक करना है, इसके लिए योजना बनाकर करना है। तो उस दिशा में और सभी स्तर पर एक क्रियान्वयन के बारे में चिंतन हो, इसकी आवश्यकता है। विद्या भारती के हम सब कार्यकर्ता कई वर्षों से, मतलब अभी तो 50 वर्ष से ऊपर तो हो ही गए हैं, एक लंबा अवधि अपना बीता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग इतने वर्षों के, हम सब लोग अनुभव प्राप्त है, हमारे पास प्रयोगशीलता है, हमारे पास एक वैचारिक अधिष्ठान है, हमारे पास साधनों का भी एक बहुत बड़ा, साधनों की शक्ति भी अपने पास आज उपलब्ध है। परंतु केवल मैं इतना ही नहीं कहना चाहूंगा। अगर हम इन सारे इतने इतिहास का विचार करते करेंगे, तो जब से अपने विद्या भारती का काम प्रारंभ हुआ आज तक हजारों छात्र अपने इस प्रक्रिया में से गए हैं, जो समाज जीवन में कहीं ना कहीं पर खड़े हैं, अपने गुणों के साथ खड़े होंगे, अपने संस्कारों के साथ खड़े होंगे। आज देश में दूसरा कोई शिक्षा संस्थान ऐसा नहीं जिसके पूर्व छात्र जितने हमारे हैं उतने और किसी के नहीं। बहुत बड़ी शक्ति है। तो पूर्व छात्र एक बहुत बड़ी शक्ति अपने हाथ में, जिस शक्ति को कभी ना कभी एक संस्कारों का स्पर्श हुआ है, उनके मन में भावनाएं हैं। जब हम देखते हैं कई बार बड़े बड़े लोग मिलते हैं और वो सहजता से कहते हैं कि बचपन में मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूं, एक भाव मन के अंदर है।
एक सोच उनके अंदर है। तो एक बहुत बड़ा मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमको ये जो पूर्व छात्र है इसका संगठन नहीं करना है केवल, तो पूर्व छात्रों के साथ शक्ति का उपयोग इस देश के परिवर्तन में कैसे ला सकते हैं, इसका एक तंत्र आने वाले दिनों में क्या विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी एक शक्ति अपने पास है जो वर्तमान के छात्र है, वो भी तो लाखों की संख्या में है, जो अभी अभी एक नाजुक अवस्था में है। उनके घड़ाई का जीवन के आगे भविष्य के जीवन का एक मूलभूत जो रचना होनी चाहिए वो आज हम सब लोगों के हाथ में है। और इसलिए आज जो अपनी प्रक्रिया चल रही है इस प्रक्रिया की ठीक समीक्षा करते हुए और इसमें कौन सी बातें आज के प्रसंगों के अनुसार, समय के अनुसार, युगानुकूल उसमें क्या क्या जोड़ने की आवश्यकता है कि आने वाले भविष्य का भारत निर्माण करने में आज की जो पीढ़ी है, जो बालक है, जो छात्र है, वो भविष्य का एक अच्छा श्रेष्ठ नागरिक बनेगा, देश के प्रति कर्तव्य भावना को निर्वहन करने वाला बनेगा, या आज के उसके जीवन में उसका विचारोपण जो होता है वो विचारोपण और अधिक सशक्त रूप से कर सकते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है। फिर मैं कहना चाहूंगा कोई भी देश में इस प्रकार का तंत्र नहीं है कि जिनके पास इतनी बड़ी वर्तमान की छात्र शक्ति हो अपने हाथ में है, और उसके साथ ही स्वाभाविक रूप से किसी एक श्रद्धा के कारण, किसी भाव के कारण इन छात्रों का अभिभावक वर्ग वो भी कहीं ना कहीं अपने इस स्पर्श के, इस संपर्क के दायरे में आता है। तो छात्र भी है और उनके माता पिता भी है, ये सब मिलाकर अगर विचार करेंगे तो बहुत बड़ी शक्ति है। और इसका अगर ठीक से नियोजन करना है तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो आचार्य वर्ग है उस आचार्य वर्ग की भूमिका और अधिक प्रभावी कैसे हो सकती है, इसका विचार भी हमें करना पड़ेगा। आचार्यों की संख्या भी कम नहीं। प्रारंभ में कहीं किसी प्रकार के और आवश्यकता के कारण अपने विद्यालय में आया, समझता गया, स्वीकार करता गया, और अपने जीवन की लंबी यात्रा इसी माध्यम से मैं पूरा करूंगा ऐसा संकल्प लेकर चला हुआ आचार्य का वर्ग अपने पास कम नहीं। ठीक है, जाते जाते रहेंगे, परंतु स्थायी संख्या भी कुछ कम नहीं। या इस स्थायी संख्या के बल पर, इस अभिभावकों की शक्ति के बल पर, वर्तमान छात्रों के बल पर और भूतपूर्व छात्रों की संख्या के बल बढ़कर एक शक्ति का एक संयोजन करते हुए इस आज की वर्तमान स्थिति में जो बदली हुई एक जीवन शैली लोग आनंद अनुभव कर रहे हैं उसको और स्थायी बनाने की दिशा में क्या हम कुछ प्रयोग, कुछ प्रयत्न कर सकते हैं क्या, इसके बारे में कुछ एक विचार होने की आवश्यकता है। एक अंतिम बात बताकर मैं बात पूरी करूंगा। हम जानते हैं कि अभी एक इस तालाबंदी के कारण कई प्रकार के समस्याएं खड़ी हुई, रोजगार कम हुए, विद्यालय अभी शुरू हो नहीं पाए, अब कब शुरू होंगे इसके संदर्भ में आज अनिश्चितता बनी हुई है। तो एक पीढ़ी का, एक वर्ष का एक अंतराल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक संकट है। एक साल अगर शिक्षा से वंचित रहेंगे तो पूरे देश के गति में एक साल का अंतर पड़ जाता है। इसके कारण क्या क्या सामाजिक प्रश्न निर्माण होंगे, क्या मानसिक प्रश्न निर्माण होंगे, क्या निराशा निर्माण होगी, क्या हताशा आएगी। लोग लुभावने नारे लगाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, बिना परीक्षा के पास हो जाए, आगे बढ़ाएंगे। परंतु जब ये निर्णय एक बार किसी ने कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं लेंगे तो एक बहुत बड़ा एक गलत दिशा में उठाया हुआ कदम है। तो एक शिक्षा क्षेत्र में आज चल रहा है। मैं समझता हूं कि समाज भी अंतिम वर्ष की परीक्षा भी बिना परीक्षा के आगे बढ़ाई जाए, ये समाज का
जो जानकार वर्ग है वो इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, और इस जानकारों के दबाव में सरकार जो जिन्होंने ऐसी घोषणाएं की होगी उन्हें भी अपनी घोषणाओं पर फिर एक बार सोचने के लिए मजबूर हम करेंगे, ऐसी अपनी ताकत आज है। एक तो ये प्रश्न है कि इतना गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। दूसरा है कि इस आर्थिक परिस्थितियों के कारण रोजगार कम है, व्यापार कम हुआ है, कई लोगों के नौकरियों के प्रश्न हैं, और 2-4 महीने अगर निकल जाते हैं तो और कई प्रकार की व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में समस्याएं, आने वाला वर्ग बहुत बड़ा रहेगा, अपने शिक्षा शुल्क भी भर नहीं पाएगा। क्या होगा? मैं समझता हूं कि एक विद्या भारती के नाते इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं। मुझे कठिनाइयां मालूम है, हम लोग निःशुल्क तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ रास्ता इसमें से हमें निकालने पर विचार करना चाहिए। शुल्क के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित न रह जाए, शिक्षा से वंचित न रह जाए। केवल इतना ही नहीं है, विद्यालय शुरू होंगे नहीं होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की जो कोचिंग क्लास, ट्यूशन क्लास चलते हैं, उनके लिए प्रश्न आने वाले हैं। तो एक ये वर्ष इस प्रकार का शिक्षा जगत में कई प्रकार के प्रश्न खड़े करने वाला बनेगा, ऐसा लगता है। और इसलिए इस संदर्भ में भी क्या क्या हम कर सकते हैं, इसका विचार होने की आवश्यकता रहेगी। इस पर भी इसी समूह में हम विचार करेंगे। और मैं अंत में कहूँगा कि शिक्षा जो अपनी भूमिका रही है, संस्कार प्रदान हो, व्यक्ति के जीवन को दिशा देने वाली हो, और एक श्रेष्ठ नागरिक बने, श्रेष्ठ देशभक्त बने और श्रेष्ठ हिंदू बने। इस प्रकार की इसमें शिक्षा संस्थान के नाते एक बड़ी भूमिका रहती है। भूमिका तो सभी की है, मंदिरों की है, साधु संतों की है, जाति बिरादरी के संस्थाओं की है। मैं सरकार शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता, ये भूमिका सरकार की नहीं है, ये तो समाज में व्याप्त हम जैसी जो अपनी जैसी जो शक्ति है, उन शक्तियों को ही इसके बारे में और विचार पूर्वक आने वाले वर्ष के लिए कुछ चिंतन होना चाहिए, ऐसा हम कहेंगे। तो इस संकट के कालखंड में भी किसी प्रकार का समाज जीवन पर कोई परिणाम न होते हुए और फिर एक बार अगले वर्ष में पूर्ववत जीवन प्रारंभ हो सकता है, इस दिशा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर विचार हो, इस पर मंथन हो, इसके क्रियान्वयन की बातें वो होती जाए। मुझे लगता है कि आज के संकट में हम इसको केवल संकट न माने, एक अवसर भी आया है, कई प्रकार के विषयों में आगे बढ़ने का अवसर है। और हमारा आगे बढ़ना, ये मैं समझता हूँ कि विश्व के छोटे मोटे देशों के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। ऐसी बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन करने की हमारी सिद्धता बने, इसी निवेदन के साथ और आप सबको फिर एक बार अंत में नमस्कार करते हुए और आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।